वेलकम बैक टू मोमेंटम क्लासेस रोहतक। सो ये हमारी एनसीईआरटी सीरीज का बेटा रहने वाला है हमारा नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। एक ऐसा चैप्टर जो हमारे सिलेबस के अंदर, हमारे एग्जाम के अंदर बहुत ही ज्यादा वेटेज लेकर आने वाला है। एक ऐसा चैप्टर जिसके क्वेश्चंस बहुत ही डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड आते हैं। इसमें ऐसा कोई बहुत ज्यादा घुमा फिरा के क्वेश्चन देने वाली बात है ही नहीं। डायरेक्टली अगर आपको कंसेप्ट लर्न है, आपको चीजें याद है, तो यू कैन इजीली अटेम्प्ट दीज आंसर्स। तो बिना किसी टाइम को वेस्ट करते हुए, जैसे आपने प्रीवियस वीडियोस में देखा है कि वी विल गो थ्रू द कंसेप्ट्स ऑफ ईच एंड एवरी क्वेश्चन थॉरली। सिर्फ क्वेश्चन नहीं देखेंगे, उसके आंसर्स की पीछे की रीजनिंग जानेंगे कि क्यों ऐसा रीजन उसका रहा है। सो लेट अस स्टार्ट विद आवर वीडियो एंड लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन, दैट इज asexual reproduction takes place through budding in। अब हमसे इस क्वेश्चन के अंदर पूछा गया सबसे पहली बात asexual reproduction के बारे में। थोड़ा सा रिकॉल करते हैं, व्हाट इज asexual reproduction। एक ऐसी रिप्रोडक्शन जिसके अंदर सिर्फ कितने पेरेंट्स इन्वॉल्व होंगे, एक। और अगर और ज्यादा टेक्निकल डेफिनेशन पे जाना है, एक ऐसी रिप्रोडक्शन विच कैन टेक प्लेस विदाउट द फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स, जिसके अंदर गैमीट्स नहीं बनते, डायरेक्टली एक सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है फॉर द रिप्रोडक्शन। अब इसके अंदर हमसे पूछा गया कि रिप्रोडक्शन एसेक्सुअल तो होगी, और साथ ही साथ कौन सा मोड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, बडिंग। बडिंग नाम से याद आ रहा ना कि एक ऐसा मोड ऑफ रिप्रोडक्शन विच टेक्स प्लेस थ्रू बड। बड क्या होता है, अ स्मॉल आउटग्रोथ किसी भी ऑर्गेनिज्म की। अगर हम बात करें, जैसे कि हमारे पास बहुत सारे ऐसे यूनिसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म होते हैं जिसके अंदर सिर्फ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिसमें एक ही सेल होता है। उसके अंदर होता क्या है, एक स्मॉल आउटग्रोथ, एक प्रोजेक्शन आ जाती है बॉडी पर, और उस प्रोजेक्शन की ही आगे ग्रोथ होगी, और वो ग्रो होकर एक नया क्या बनाएगा, इंडिविजुअल। तो इन केस में अगर हम देखिए, सबसे पहले अमीबा। अमीबा के अंदर तो क्या होता है बेटा, बाइनरी फिजन। तो ये हमारा आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि हमारा मोटिव सिर्फ हमारा एक आंसर जानने का नहीं है, हमारा मोटिव बाकी जो डिफरेंट ऑप्शंस है उनमें भी है। क्योंकि जरूरी नहीं है कि हम अगली बार वो बर्डिंग देगा, हो सकता है वो आपको 4 ऑप्शन देकर कह दे कि बाइनरी फिजन किसमें हो रहा है भाई। तो तुम्हें पता होना चाहिए कि अमीबा के अंदर क्या हो रहा है, बाइनरी फिजन। यीस्ट, अगर हम यीस्ट की बात करते हैं, यस यही हमारा करेक्ट आंसर है, क्योंकि यीस्ट में ही क्या होती है, बडिंग। प्लाज्मोडियम की जब बात करोगे, प्लाज्मोडियम के अंदर क्या होता है, यस फिजन होती है, बट वो भी कौन सी, मल्टीपल फिजन। एंड कमिंग टू आवर नेक्स्ट थिंग, दैट इज लेशमेनिया। लेशमेनिया के अंदर भी क्या होती है बेटा, बाइनरी फिजन। युगलेना की बात कर लीजिए आप, लेशमेनिया की बात करो, या आप अमीबा की बात करो, इन तीनों ही केसेस के अंदर क्या होती है, बाइनरी फिजन। वेरस प्लाज्मोडियम के अंदर मल्टीपल फिजन। और जो हमसे हमारे क्वेश्चन में पूछा गया था, दैट वाज कि किसके अंदर बडिंग के थ्रू हो रही है, दैट इज आवर यीस्ट। सो करेक्ट आंसर आपके लिए रहेगा यीस्ट। पर फिर से मैं बेटा आपको वही बात कहूंगा कि सिर्फ आंसर के पीछे मत भागो, आंसर मिल जाएगा, बट बाकी डिफरेंट ऑप्शंस के कंसेप्ट्स को भी समझकर चलो कि बाकी तीनों आंसर क्यों नहीं है। क्योंकि बेटा बोर्ड्स के अंदर आपके डायरेक्टली यही क्वेश्चन उठ के आए, बहुत अच्छी बात है, बट व्हाट इफ वो थोड़ा सा ट्विच कर दे, आप किसी भी चीज पे क्वेश्चन मार्क नहीं हटा सकते। क्यों, क्योंकि एनसीईआरटी एक्सरसाइज के अंदर भैया आपको बाकी सारे ऑप्शंस का भी मोड ऑफ रिप्रोडक्शन अच्छे से पता होना चाहिए। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Our next question is, which of the following is not a part of female reproductive system? अब कुछ ऐसे पार्ट्स दे रखे हैं जिसमें से पूछा गया कि फीमेल रिप्रोडक्टिव का कौन सा पार्ट है, नहीं है। जिसमें अगर हमें पहले बात देखते हैं, ओवरी। बिल्कुल, ओवरी एग्जिस्ट इन पेयर, और इनका फंक्शन क्या होते हैं, दो मेजर फंक्शन होते हैं बेटा। सबसे पहला फंक्शन टू रिलीज ओव्यूल्स, यानी कि जो हम बोलते हैं एग्स। इसके अलावा सेकेंड होता है इसका टू रिलीज फीमेल सेक्स हार्मोन। कौन कौन से होते हैं फीमेल सेक्स हार्मोन्स, जी हाँ, दो सेक्स हार्मोन्स है ना, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। तो यस, ये तो हमारे फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का या फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट है। सेकेंड इज यूट्रस, बिल्कुल, ऑल्सो नोन एज द वूम्ब, जहां पर फीटस की कंप्लीट डेवलपमेंट होती है। नेक्स्ट इज वास डेफरेंस। वास डेफरेंस इज आल्सो नोन एज बेटा स्पर्म डक्ट। तो आपको नाम से लग गया, स्पर्म की फॉर्मेशन तो किसके अंदर होती है, मेल में या फीमेल में, यस मेल में। तो दैट मींस वास डिफरेंस एग्जिस्ट इन द मेल बॉडी, और मेल बॉडी में है तो यही होगा हमारा करेक्ट आंसर। एक ऐसा पार्ट जो कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट है
नहीं है। लास्ट में देख लेते हैं फेलोपियन ट्यूब। फेलोपियन ट्यूब इज ऑल्सो नोन एज ओविडक्ट। अगेन ओविडक्ट यानी कि, और इसका दूसरा नाम क्या था, द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन, इज ऑल्सो नोन एज साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन। तो हम क्या कहना चाह रहे हैं कि बाकी तीनों अगर हम पार्ट्स की बात करते हैं, चाहे वो आपके ओवरीज है, यूट्रस है या फिर फेलोपियन ट्यूब है, तीनों ही क्या होते हैं, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के पार्ट होते हैं। इट्स ओनली द वास डेफरेंस व्हिच इज आल्सो नोन एज स्पर्म डक्ट, जो कि किसमें प्रेजेंट होता है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर होता है, फीमेल में नहीं होता। एक बार जल्दी से सारे आंसर्स को देख लीजिए कि क्यों आंसर नहीं है। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द एंथर कंटेन्स, अब ये एंथर क्या चीज है, चलिए हम एक काम करते हैं, थोड़े से हमारे आगे क्वेश्चन आएगा एक, पहले वहीं पर चलते हैं। देख लीजिए, ये होता है हमारे एक फ्लावर का डायग्राम। इसका डायग्राम है फ्लावर का। इसमें आपको एक पार्ट दिख रहा होगा, दिस इज द पार्ट। इस पार्ट की बात कर रहा है उस क्वेश्चन में, एंथर की। चलिए वापस से हम अपने क्वेश्चन पे आते हैं। अब आपको डायग्राम दिखाने का मेरा सिर्फ इतना सा मतलब था कि आपको ये ना लगे कि एंथर होती क्या चीज है। तो अब एंथर कंटेन्स, एंथर है क्या, पहली बात तो एंथर इज द पार्ट ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इन फ्लावर। फ्लावर का जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है उसका एक पार्ट होता है एंथर। मेजरली दो पार्ट्स होते हैं, वन इज एंथर एंड द अदर इज फिलामेंट। दो पार्ट है मेल पार्ट के, एंथर और फिलामेंट, जिसमें से एंथर के अंदर मेल गैमीट प्रेजेंट होता है। जो फ्लावर के अंदर, जैसे हमारी बॉडी के अंदर, ह्यूमंस के अंदर मेल गैमीट क्या होता है, स्पर्म, उसी तरीके से फ्लावर्स के अंदर भी एक मेल गैमीट प्रेजेंट होता है जिसका नाम होता है पोलन ग्रेन्स। and these pollen grains are present inside the anther। फिलामेंट तो क्या है, एक लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, उसके ऊपर बाइलोब्ड दो लोब्स होते हैं, उसके अंदर प्रेजेंट होते हैं हमारे पोलन ग्रेन्स। सो द एंथर कंटेन्स पोलन ग्रेन्स। भाई ये तीनों तो क्या है, ये दोनों तो क्या है, सेपल की बात करो, सेपल वो ग्रीन कलर का पार्ट हो गया, ओव्यूल्स फीमेल का पार्ट हो गई, पिस्टल वो तो पूरा फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को ही क्या नाम दिया जाता है, पिस्टल। तो बाकी तीनों आंसर सेट नहीं बैठते, तो एंथर कंटेन्स द पोलन ग्रेन्स। चलो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देख लो ध्यान से, क्योंकि हमने एंथर मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट है, मेल के अंदर दो पार्ट्स होते हैं, एंथर और फिलामेंट। एंथर एक बाइलोब्ड ऑर्गन है जिसमें क्या प्रेजेंट होगा, हमारा पोलन ग्रेन। सो द आंसर इज एंथर कंटेन्स पोलन ग्रेन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट, अब ये थे हमारे एमसीक्यूज। इस चैप्टर से एमसीक्यूज की टेंडेंसी थोड़ी सी कम रहती है और सब्जेक्टिव क्वेश्चन की टेंडेंसी थोड़ी सी ज्यादा। नाउ व्हाट आर द एडवांटेजेस, यहां पर ध्यान रखना, एडवांटेजेस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ओवर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसमें ना वर्ड्स का खेल होता है बेटा। व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ सेक्सुअल ओवर एसेक्सुअल, व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ एसेक्सुअल ओवर सेक्सुअल। अब कई बार वो एडवांटेज और डिसएडवांटेज में खेलेगा, जबकि हमारे लिए आंसर सेम रहना। वो कह रहे हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के क्या फायदे होते हैं एज कंपेयर टू एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो हम इसको एक टैबुलर फॉर्म में करेंगे। मैंने आपको पहले भी बताया, जब भी एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, डिफरेंसेस, ऐसा कोई भी क्वेश्चन है, ट्राई टू डू इन अ टैबुलर फॉर्म। सेक्सुअल वर्सेस एसेक्सुअल, क्या डिफरेंस है? सबसे पहली बात, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व्स द टू पेरेंट्स। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर कितने पेरेंट्स होते हैं? दो पेरेंट्स। Sexual reproduction involve two parents, whereas asexual reproduction involve only one parent। सिर्फ कितने पेरेंट है? एक ही पेरेंट। पर क्या आप इसको एडवांटेज में लिखोगे? द आंसर इज नो, यहां पर ये एडवांटेज नहीं है। सेकेंड, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व द फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स, asexual does not involve gametes।
हम यहाँ पे कर क्या रहे हैं बेटा, वी आर ट्राइंग टू फाइंड आउट ऑल द डिफरेंसेस, और उन डिफरेंसेस में से हम फाइंड आउट करेंगे कि कौन कौन से एडवांटेज के अंदर आते हैं। नेक्स्ट वी हैव इज, और क्या डिफरेंस होता है, यस, दिस जनरली हैपेंस इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। इसके अंदर होता है ये मल्टी सेलुलर, एंड एसेक्सुअल आपको हमेशा मिलेगा या तो यूनिसेलुलर के अंदर, और यू कैन से लोअर ऑर्गेनिजम्स। कुछ मल्टीसेलुलर में भी होता है, बट वो जनरली कैसे रहते हैं, लोअर ऑर्गेनिज्म सच एज फंजाई। कुछ फंजाई मल्टीसेलुलर होती है, उसमें भी ये सेक्सुअल रहेगा, तो आप बोल सकते हो यूनिसेलुलर या फिर लोअर ऑर्गेनिज्म। यस, ये आपका रहेगा पहला पॉइंट ऑफ द एडवांटेज ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ओवर एसेक्सुअल, कि मल्टीसेलुलर जो ऑर्गेनिजम्स है दे कैन ओनली reproduce via sexual reproduction, so this is one of their advantage. Second, and the very famous and most important advantage is it involves variation. जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसमें क्या आते हैं, वेरिएशंस, और ये वेरिएशन होना बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है। एक छोटे से एग्जांपल से होते हैं, लेट अस से कि आज हमारे अर्थ का टेम्परेचर एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे सेट हो गया। ऐसा तो नहीं है कि हमेशा इसी टेम्परेचर रहेगा, हम सबको पता है कि ग्लोबल वार्मिंग के चलते टेम्परेचर जो हो रहा है वो ग्रेजुअली क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। अब अगर ह्यूमन बींग्स की आने वाली जनरेशन में वेरिएशन ना हो, वेरिएशन ना होने का मतलब जो कि एसेक्सुअल के अंदर होता है, दे प्रोड्यूस क्लोन्स। क्लोन्स यानी कि विदाउट वेरिएशन, कोई वेरिएशन नहीं होता, क्लोन्स बनते हैं एज इट इज कॉपी, कोई चेंज नहीं होता। तो सिमिलरली अगर ह्यूमन बींग्स के अंदर भी क्लोन्स बनने स्टार्ट हो जाए, कोई वेरिएशन ना है, कोई चेंज ना है, तो हमारे अंदर जो ये अडेप्टेबिलिटी की पावर होती है, ये जो वेरिएशंस होते हैं, दे एंश्योर अडेप्टेबिलिटी। क्या इंश्योर करते हैं, अडेप्टेबिलिटी इंश्योर करते हैं, यानी कि विद द चेंजिंग एनवायरनमेंट वी कैन एडजस्ट आवरसेल्व्स टू द एनवायरनमेंट। और अगर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता, क्लोन्स बनते, भाई टेम्परेचर जितना मर्जी चेंज होता रहे, हम कभी उसके अकॉर्डिंग एडजस्ट कर ही ना पाते। और अगर हम एडजस्ट नहीं कर पाएंगे तो दैट मीन्स सॉरी, तो अगर हम एडजस्ट नहीं कर पाएंगे दैट मीन्स हमारी स्पीशीज आगे कंटिन्यू नहीं हो पाएगी। तो स्पीशीज की कंटिन्यूएशन के लिए, बेटर अडेप्टेबिलिटी के लिए किसका होना जरूरी है, वेरिएशंस का, एंड वेरिएशंस आर ओनली प्रोड्यूस्ड इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। So this is their second advantage over asexual, that sexual reproduction produces variations whereas asexual reproduction produces clones. तो आप इन डिफरेंसेस के थ्रू भी एक्सप्लेन कर सकते हो, और इट विल बी मच बेटर कि अगर आप डायरेक्टली इन दोनों की ही बात करें, बिकॉज दीज टू आर डायरेक्टली द एडवांटेजेस। ये दोनों सिर्फ समझाने के लिए थे कि क्या सेक्सुअल और क्या एसेक्सुअल, बट दीज टू आर द एडवांटेजेस। सो हैव अ लुक एट दिस आंसर वंस। यस, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। What are the functions performed by testes in male reproductive system, or you can say human beings? जो testes होते हैं, first of all they are also known as primary reproductive organ in males. Primary reproductive organ in males. ह्यूमन बींग्स की अगर हम बात करते हैं तो उसमें मेल्स के, हम जब रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करते हैं तो सबसे पहले बात किसकी होती है, टेस्टिस की। व्हाई, बिकॉज दे आर द प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। अब यहां पर हम इसको प्राइमरी क्यों कह रहे हैं, जरा इस बात को समझो। व्हाई आर वी कॉलिंग देम प्राइमरी? प्राइमरी कहने के पीछे एक सिंपल सा रीजन हमारा क्या है, कि इनके बिना रिप्रोडक्शन पॉसिबल नहीं है। व्हाई, बिकॉज ऑफ देयर टू फंक्शंस। क्या क्या फंक्शंस परफॉर्म करते हैं बेटा, मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया कि जब कभी भी आप बायोलॉजी के क्वेश्चन, इस बार तो सीबीएसई ने पैटर्न चेंज कर दिया पेपर का, नाउ योर पेपर इज डिवाइडेड इनटू 3 सेक्शंस, ए बी एंड सी।
अब ए सेक्शन के अंदर आपको स्पेसिफिकली बायोलॉजी की बात करी जाएगी, यानी कि डायरेक्ट क्वेश्चन सारे के सारे किसके होंगे, बायोलॉजी के। तो उनकी अटेम्प्टेशन भी बेटा उस तरीके से दिखनी चाहिए कि यस नाउ वी आर अटेम्प्टिंग द सेक्शन ए बायोलॉजी। अब क्योंकि मैंने आपको बताया था कि बायोलॉजी के जितने भी क्वेश्चंस होंगे यू विल ट्राई टू एक्सप्लेन देम इन अ इलैबोरेटिव मैनर, ऐसे नहीं कि सीधा पॉइंट टू पॉइंट लिख दिया, नहीं मार्क्स मिलते। बायोलॉजी के अंदर थोड़ा सा आपको एक्सपेंड करना पड़ेगा। तो हेडिंग बनाओ, अंडरलाइन करो। अब क्या है फंक्शंस इसके, सबसे पहले बात करते हैं। दीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोडक्शन ऑफ sperms. Testes are responsible for the production of sperms. Sperms क्या थे, मेल गैमेट्स। इसीलिए तो बेटा मैं कह रहा था आपको कि इनके बिना रिप्रोडक्शन पॉसिबल नहीं है। रीजन, भाई जब गैमेट्स ही नहीं होंगे, सेक्स सेल्स ही नहीं होंगे, तो क्या रिप्रोडक्शन हो पाएगी? द आंसर इज नो। तो अगर आंसर है नो, तो यानी कि स्पर्म्स के बिना रिप्रोडक्शन नहीं है। स्पर्म्स प्रोड्यूस कौन कर रहा है? टेस्टिस, हेंस दे आर नोन एज द प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। सिर्फ गैमेट ही प्रोड्यूस करना फंक्शन नहीं है इसका, इसका एक और फंक्शन है, प्रोड्यूसेस द मेल सेक्स हार्मोन। क्या प्रोड्यूस करता है ये? मेल सेक्स हार्मोन, दैट इज टेस्टोस्टेरोन। क्या प्रोड्यूस कर रहा है ये? टेस्टोस्टेरोन। अब टेस्टोस्टेरोन क्यों रिस्पॉन्स जरूरी है हमारी बॉडी के लिए? बिकॉज इट ब्रिंग्स सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स। ये मेल की बॉडी के अंदर क्या लाता है? सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स। हमने पढ़ा था ना चैप्टर की स्टार्टिंग में कि सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स क्या होते हैं? ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स जो कि हेल्प करते हैं हमें टू डिस्टिंग्विश फ्रॉम द मेल एंड फीमेल। अब जैसे वॉइस का डीपनिंग होना, शोल्डर्स का ब्रॉड हो जाना, ये सारे क्या है? सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर। ये कौन ला रहा है? टेस्टोस्टेरोन। और टेस्टोस्टेरोन की रिलीज कौन कंट्रोल कर रहा है? टेस्टिस। तो यानी कि टेस्टिस दो काम कर रहे हैं, वन इज द प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म्स एंड द अदर इज द प्रोडक्शन ऑफ टेस्टोस्टेरोन। अब यहां पर एक छोटा सा हम प्रीवियस चैप्टर को भी रिलेट कर सकते हैं। हमने एंडोक्राइन ग्लैंड्स पढ़े थे जो अपनी सिक्रेशन डायरेक्टली किसमें रिलीज कर रहे थे? ब्लड के अंदर। तो टेस्टिस जो है इट एक्ट्स बोथ लाइक एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन। एक्सोक्राइन यानी कि डक्ट में भी रिलीज करता है और एंडोक्राइन यानी कि ब्लड में भी रिलीज करता है। डक्ट में क्या रिलीज कर रहा है? यस, स्पर्म। अभी हमने पहले क्वेश्चन में बात की थी वास्ट डिफरेंस, आल्सो नोन एज स्पर्म डक्ट। तो स्पर्म्स को डायरेक्टली किसमें रिलीज कर रहा है? स्पर्म डक्ट में। वेयर एज इस टेस्टोस्टेरोन को, जो हमारा हार्मोन है, मेल सेक्स हार्मोन है, इसको डायरेक्टली किसमें रिलीज कर रहा है? ब्लड में। तो वहां पर किसकी तरह फंक्शन करेगा? एंडोक्राइन। सो टेस्टिस एक ऐसा ऑर्गन है which acts both like endocrine as well as exocrine। तो एक बार जल्दी से इसके आंसर को देख लीजिए पूरा। yes, let us move forward to our next question। why does menstruation occur? अब ये अपने आप में पूरा एक टॉपिक ही हो गया मेंस्ट्रुएशन। एनसीईआरटी की एक खासियत है कि क्वेश्चन में कई बार पूरे पूरे टॉपिक। इसको हम एक बार क्विक फ्लो चार्ट के फॉर्म में पढ़कर देखते हैं। सबसे पहले क्या होता है? मेंस्ट्रुएशन है क्या? जैसे आपको बताया था बेटा सीबीएसई बोर्ड एग्जाम एक्सपेंड करके आंसर लिखना है। तो व्हाट इज मेंस्ट्रुएशन? इट इज द फ्लो ऑफ ब्लड एंड mucus, it is the flow of blood and mucus through vagina। जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में पढ़ा था वेजाइना, तो उसके थ्रू ब्लड और म्यूकस का जो फ्लो होता है आउटसाइड द बॉडी, यानी कि बॉडी के बाहर निकल जाना, दैट इज नोन एज मेंस्ट्रुएशन। क्या बोलते हैं उसको हम? मेंस्ट्रुएशन। इस म्यूकस में क्या क्या चीजें हो सकती हैं? इट कंटेन्स डेड सेल्स, कुछ सेल्स होते हैं, इनर लाइनिंग ऑफ यूट्रस,
यूट्रस की इनर लाइनिंग हो सकती है, और इसके साथ साथ अनफर्टिलाइज्ड एग, अनफर्टिलाइज्ड एग। तो इस ब्लड और म्यूकस को कंबाइंड हम एक नाम देते हैं, दैट इज मेंस्ट्रुअल फ्लो। क्या नाम दिया जाता है इसको? मेंस्ट्रुअल फ्लो। तो आप देख सकते हैं, इट इज द फ्लो ऑफ ब्लड एंड म्यूकस थ्रू वेजाइना आउटसाइड द बॉडी, इसको हम बोलते हैं मेंस्ट्रुएशन। एंड it occurs every month. After every month this process occurs, which is known as menstrual cycle. अब तुम्हें देखो तीन डेफिनेशन समझनी है। वन इज मेंस्ट्रुएशन, अदर इज मेंस्ट्रुअल फ्लो, एंड द थर्ड इज मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल फ्लो इज द कॉम्बिनेशन ऑफ ब्लड एंड म्यूकस, और उसका आउटसाइड द बॉडी फ्लो हो जाना क्या कहलाता है? मेंस्ट्रुएशन। और इस साइकिल का, इस प्रोसेस का रिपीट होना एवरी मंथ इज नोन एज मेंस्ट्रुअल साइकिल। सो दिस वाज अबाउट मेंस्ट्रुएशन। बट हमारा क्वेश्चन है कि व्हाई डज मेंस्ट्रुएशन टेक्स प्लेस? मेंस्ट्रुएशन होती ही क्यों है? व्हाई डज दिस हैपन? समझो ध्यान से। अब आपको पता होगा, एवरी मंथ वन ओवरी रिलीज एन एग। ovaries exist in pairs or alternate manner per 1 month left ovary, 1 month right ovary. They release one egg at a time. Alternate manner पे egg release होते हैं. Now, at the time when the ovary release the egg, इस process को हम बोलते हैं ovulation. So during the time of ovulation, साथ ही साथ क्या हो रहा होता है? जो यूट्रस है, यूट्रस prepares itself। देखो हमारी बॉडी की जो खासियत है वो क्या है? इट फोकस ऑन द पॉजिटिव टास्क फर्स्ट। कि उसने मान लिया कि ओवरी से अगर एग रिलीज हुआ है तो स्पर्म के साथ उसकी फर्टिलाइजेशन होगी, स्पर्म के साथ फर्टिलाइजेशन होगी तो जायगोट बनेगा, ऑब्वियस सी बात है। जायगोट विल कन्वर्ट इनटू एम्ब्रियो। अब भाई एम्ब्रियो के डेवलपमेंट के लिए भी तो वो पर्टिकुलर प्लेस तैयार होना चाहिए। वी नो दैट एम्ब्रियो गेट्स एम्बेडेड इन द वॉल ऑफ यूट्रस। तो भाई यूट्रस अपने आप को क्या करती है? प्रिपेयर करती है फॉर द एम्बेडिंग ऑफ एम्ब्रियो। यूट्रस विल प्रिपेयर इटसेल्फ फॉर द एम्बेडिंग ऑफ एम्ब्रियो। और वो कैसे प्रिपेयर करती है अपने आप को? बाय थिकनिंग द वॉल, थिकनिंग ऑफ वॉल। अब वॉल वहां क्या हो जाती है? थिक हो जाती है, ताकि इजीली आके एम्ब्रियो वहां पर एम्बेड हो सके। along with the thickening there is a large amount of blood vessels। वहां पर बहुत सारी क्या जाती हैं? ब्लड वेसल्स। क्यों? क्योंकि हमें पता है हमारी बॉडी के अंदर न्यूट्रिएंट्स, ऑक्सीजन, इन सब चीजों का ट्रांसपोर्ट किसके थ्रू होता है? ब्लड के थ्रू। और ब्लड विल फ्लो इन द ब्लड वेसल्स। अब जब एम्ब्रियो मान लो वहां पर आ जाएगा तो उसको नरिशमेंट चाहिए ग्रोथ के लिए। हु विल प्रोवाइड द न्यूट्रिशन? ब्लड वेसल्स। सो पहले से ही यूट्रस अपने आप को प्रिपेयर कर रहा है। दीज आर द प्रिपरेशन दैट द यूट्रस डज, ताकि ओव्यूलेशन हुई है, फर्टिलाइजेशन होगी तो एम्ब्रियो वहां पर आएगा। बट व्हाट इफ द एग डज नॉट गेट फर्टिलाइज्ड? अब ये एग कुछ टाइम तक रहेगा फेलोपियन ट्यूब में, 2 to 3 days, एंड इन केस fertilization does not occur, और इन केस अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होती, दिस अनफर्टिलाइज्ड एग विल मूव टुवर्ड्स यूट्रस। अब ये अनफर्टिलाइज्ड एग कहां जाएगा? यूट्रस पे जाएगा। वी ऑल नो दैट द आउटर लेयर ऑफ द एग इज वेरी हार्ड। जो आउटर लेयर होती है एग की वो क्या होती है? बहुत ही हार्ड, जिसको सिर्फ एक ही एंजाइम ब्रेक डाउन कर सकता है, जो कि स्पर्म के जो हेड पे एक्रोसोम होता है वो रिलीज करता है। नाउ this hard layer of the egg, what will it do? It will rupture the inner wall of uterus,
यहां पर आकर वो जो यूट्रस की इनर वॉल थिक हुई थी, सॉफ्ट हुई थी, जहां पर बहुत सारे ब्लड वेसल्स थे, अब होगा क्या वहां पर कि एग आकर उस थिक वॉल को रप्चर कर देगा, और जैसे ही वो रप्चर करेगा द मेंस्ट्रुअल फ्लो, अभी हमने पीछे बात करी थी मेंस्ट्रुअल फ्लो में क्या क्या होगा, देखो जो हमने चीज लिखी थी, द ब्लड, पहली बात तो क्योंकि ये जो ब्लड वेसल्स है इट विल कैरी अ लॉट ऑफ ब्लड, तो वो ब्लड हो गया। साथ ही साथ क्योंकि जो इनर वॉल है वो रप्चर हुई है, तो इनर वॉल के डेड सेल्स भी होंगे, साथ ही साथ इनर वॉल भी होगी, ये देखो यहाँ पे हमने पीछे लिखा था, द म्यूकस विल कंटेन द डेड सेल्स, इनर लाइनिंग ऑफ यूट्रस एंड द अनफर्टिलाइज्ड एग। तो ये जो एग अनफर्टिलाइज्ड रहा वो, inner wall of uterus, कुछ dead cells, and along with blood they will combine flow the menstrual flow, and this menstrual flow will move out of the female body through vagina, और वेजाइना के थ्रू इसी सारे मेंस्ट्रुअल फ्लो के बाहर निकल जाने के प्रोसेस को ही हम क्या नाम देते हैं, मेंस्ट्रुएशन। सो दिस इज हाउ मेंस्ट्रुएशन टेक्स प्लेस। बात समझ आ गई कि मेंस्ट्रुएशन है क्या, और ये साइकिल जो है अपने आप को बार बार रिपीट करेगी, क्यों, क्योंकि वंस द मेंस्ट्रुअल फ्लो टेक्स प्लेस, अब क्या होगा, इनर वॉल ऑफ द यूट्रस विल स्टार्ट टू हील इटसेल्फ, भाई जो रप्चरिंग हुई थी वापस हील भी तो करना है, इट विल स्टार्ट टू हील, और जैसे ही हील होगा अगेन द लेवल ऑफ द हार्मोन्स विल इंक्रीज, और जैसे ही हार्मोन का लेवल बढ़ेगा आफ्टर 28 डेज अनदर ओवरी विल रिलीज अनदर एग, और अगर अनफर्टिलाइजेशन फिर नहीं होती द सेम प्रोसेस विल रिपीट इटसेल्फ, यही प्रोसेस पूरा का पूरा अपने आप को क्या करेगा, रिपीट करेगा। मैंने आपको बेटा एक फ्लो चार्ट की फॉर्म में दिखाया है, आप इसे एक थ्योरेटिकल पैराग्राफ की फॉर्म में भी लिख सकते हो, पॉइंट्स में भी लिख सकते हो। क्या कहोगे, फर्स्टली द ओव्यूलेशन टेक्स प्लेस, दैट इज द रिलीज ऑफ एग फ्रॉम द ओवरी, सेकंड द एग विल रीच द fallopian tube, at that time only uterus prepares itself for the embedding of embryo, यूट्रस अपने आप को एम्बेडिंग के लिए प्रिपेयर करेगा, एंड हाउ डज इट प्रिपेयर, बाय थिकनिंग द इनर लाइनिंग, या थिकनिंग ऑफ इनर वॉल कह सकते हो, यहाँ पे तुम तीन लेयर्स होती हैं, एंडोमेट्रियम, पेरिमेट्रियम, राइट, तो एंडोमेट्रियम लाइनिंग होती है यहाँ पर यूट्रस की, तो यूट्रस की इनर लाइनिंग एंडोमेट्रियम विल थिक, और साथ ही साथ वहां पर बहुत सारी क्या आ जाएंगी, ब्लड वेसल्स। अब वही अनफर्टिलाइज्ड एग now from fallopian tube will reach the uterus, and due to the hard outer layer of the egg it will rupture the inner lining of uterus, and when the inner lining ruptures the menstrual flow, which is a combination of blood and mucus which is a combination of dead cells, inner lining of this inner lining of uterus and along with the unfertilized egg will start to move out the vagina, and this entire process is known as menstruation। तो आप इसको पूरा एक थ्योरेटिकल फॉर्म में भी लिख सकते हो, और चाहो तो फ्लो चार्ट की फॉर्म में लिख सकते हो, इट डिपेंड्स अपॉन यू। तुम्हें अगर ज्यादा लॉन्ग प्रेजेंटेशन दिखानी है तो थ्योरेटिकल, और अगर स्टेटमेंट्स नहीं याद रहती, सेंटेंस फॉर्मेशन नहीं होता, सो दीज बुलेटेड पॉइंट्स कैन आल्सो हेल्प यू टू स्कोर मार्क्स। सो जल्दी से एक बार इस आंसर को देख लीजिए, एंड further questions we will do in our next video, so kindly stay tuned for that as well. Thank you.